Hello, good evening everyone. So I just removed that mic, okay, slightly noise were coming over there, so I had to remove it. So once again here I welcome you all. I will ask the same question, how is the preparations going on, and सबसे पहले wish you all a very happy, prosperous and safe Diwali to all of you. Okay, तो अच्छी तरह से प्रिपरेशंस कर लो. डेफिनेटली आपको विनर बनना है, ये ध्यान में रखना. So myself Abhijit Fansalkar, I have conducted more than many thousands of hours of CAT training sessions. I have trained more than many thousands of students for CAT, and many of my students have got admissions in B school, and I really feel proud or rather energetic when I get the call from such students on the result day कि सर मुझे 99.52 मिला है. अरे फैंटास्टिक, ये तो रियली अचीवेबल ये हो गया. सिर्फ वो GDPI में अच्छी तरह से कर लेना, ऑलवेज हैव नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स, जो भी अभी रिसेंटली हो जाते हैं, ऑलवेज कीप एन आई ऑन दैट. 3 महीने के जो करंट अफेयर्स होते हैं उनकी तरफ हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि आपको GDPI में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो टेक्निकल तो होते ही हैं, जो आपने किया हुआ है कोर्स, प्लस करंट अफेयर्स, ये इन सब की आपको जानकारी होनी चाहिए. सो ये हमारे साथ केस. नाउ दोज हु आर गोइंग टू अपीयर फॉर नेक्स्ट ईयर, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि अनअकैडमी पे आप हमसे कैसे कनेक्ट हो सकते हैं. तो उसकी एक छोटी सी जानकारी. Just install this Unacademy learning app and get prepared to connect with us. Now the basic, I always suggest go for CAT first. Now why CAT? वो इसलिए कि as compared or if you compare many competitive exams, in a certain group of exams the CAT is on the top of the table. आप कैट के लिए प्रिपरेशंस करोगे तो उसका फ़ायदा आपको बाकी और कुछ एग्ज़ाम्स के लिए हो सकता है. एंड प्लीज़ रिमेंबर ऑलवेज यू शुड हैव बैकअप प्लान रेडी विथ यू. जैसे कि एग्ज़ाम्स है स्नैप, CET, ZET, NMAT, CMAT, GMAT, JRE, बैंक्स, LICs, रेलवेज, इन सारे एग्ज़ाम्स की भी मोर देन 90% प्रिपरेशंस आपकी कैट के अंडर हो जाती है. सो डिफ़िकल्टी लेवल वाइज कैट इज़ ऑन द टॉप ऑफ द टेबल, लेकिन ये एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस आपकी हो जाती है. इन सम एग्ज़ाम्स लाइक स्नैप और बैंक्स, वहाँ वो थोड़ा सा GK का कुछ पोर्शन आता है, जस्ट 2-3%, ज़्यादा नहीं है, तो वो छोड़ दिया तो बाकी सारा वर्बल, क्वांट और DILR का आपका प्रिपरेशंस कैट के अंडर हो जाता है. अब उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, लेकिन इट इज़ ऑल्सो वेरी मच अट्रैक्टिव एंड इकोनॉमिकल. Those who are planning for next year, the fee structure is just 17,500. Next to next year, for 2 years it is just 21,000. But if you use my referral code of ASP10, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा. सो यहाँ से 1750 लेस होगा तो नेट बचेगा 15,750, और यहाँ से 2100 लेस होगा तो नेट it is 18,900. That's all. Those figures have been displayed here. Okay, inclusive of GST तो mandatory है. Okay, so this is very economical and attractive. अब यहाँ एक important strategy मैं हर लेक्चर में शेयर करना चाहता हूँ, so that स्टूडेंट्स का जो एक डर है वो निकल जाएगा. Now this is the last 3 years authentic data for DILR. मीन्स आपको उस पर्टिकुलर सेक्शन को निकालना है, कट ऑफ निकालना है और अच्छा स्कोर भी लाना है. तो क्या करना है, वो प्रोसीजर है. नाउ इन DILR देयर आर 32 क्वेश्चंस. अब इस साल ये थोड़ा अलग हो जाएगा बिकॉज ऑफ कोविड पैंडेमिक, एज एवरीवन इज अवेयर ऑफ दैट. द कैट एग्जाम्स इटसेल्फ टाइमिंग हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू 2 hours from 3 hours. And for each section, instead of 60 minutes, it is now reduced to 40 minutes. So proportionately questions will be also reduced. वो देखेंगे क्या होता है. It will be around 20 to 22, but strategy will remain the same. So for every correct answer you get 3 marks,
and for every wrong answer 1 mark is deducted. Okay, so here you have to be very careful. तुक्का बिल्कुल नहीं लगाना है, ये ध्यान में रखना. ओके, चांस लेना बिल्कुल नहीं. कई बार ये होता है कि आखिरी 5-10 मिनट बचे हैं, चलो क्लोज करते करते एक ऑप्शन का ये तुक्का लगा देते हो. लेट अस सिलेक्ट ऑप्शन सी. नो 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 नो, बिल्कुल ऐसा नहीं करना. सो इफ़ यू हैव अ स्कोर ऑफ 24, आपका परसेंटाइल बनता है 90. सो फॉर दैट यू हैव टू सॉल्व ओनली 8 क्वेश्चंस, और सारे के सारे आंसर्स करेक्ट होने ही चाहिए. Next slot, 35 is the score, 95 percentile, for which one has to solve 12 questions. Maximum accuracy, that is the perfect होना ही चाहिए. ये सबसे important slot होता है मेरे हिसाब से. One has to solve 16 questions. So 32 में से 16 with maximum accuracy, ये होना चाहिए. So अभी आपको जो भी 22 क्वेश्चंस मिलेंगे उसका 50% ही आपको सॉल्व करना है. सो डेफिनेटली वो आपको टारगेट तक ले जाएगा और आपका कैट में काम आसान बन सकता है. राइट, अब हम आते हैं कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स की तरफ जो प्रैक्टिस के लिए मैंने सिलेक्ट किए हैं. ज़रूर आप ये ऐसे प्रॉब्लम्स आखिरी वक्त में सॉल्व करने की कोशिश करना, DILR में पर्टिकुलरली. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं. अगेन दिस इज अ वर्ड प्रॉब्लम, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम तो है, लेकिन DI और LR उनमें से किसी एक में ये आ सकता है या दोनों में आ सकता है, लेकिन समहाउ सेकंड सेक्शन में ये डेफिनेटली आएगा. दैट इज द इंटरेस्टिंग पार्ट. ये ज़्यादा पोस्टमार्टम मत करो कि ये DI का है या LR का है. जस्ट लीव इट. वो DI में भी हो सकता है, LR में भी हो सकता है, लेकिन आएगा तो सेकंड सेक्शन में. अगेन अगर आप उससे केयरफुली पढ़ते हो तो क्या दिखाई देगा? 3 पैरामीटर्स है, 3 पैरामीटर्स. सो इट इज स्ट्रेट वे अंडर वेन डायग्राम, लेकिन इसमें कैलकुलेशंस इन्वॉल्व है. कैलकुलेशंस है क्वांट का हिस्सा DI, क्योंकि क्वांट के जो रेशो प्रोपोर्शन और परसेंटेज होते हैं वो ज़्यादातर DI में आपको मिलेंगे. राइट, लेकिन इसके साथ साथ ये लॉजिक तो उसमें पूरी तरह से भरपूर भरा हुआ मिलेगा आपको. सो प्लीज़ रीड द गिवन डेटा केयरफुली एज यूजुअल. ये प्लीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि LR में जो भी डेटा आपको मिलेगा केयरफुली हमेशा पढ़ना है. सो अ स्कूल ऑर्गेनाइज 3 कैंप्स ऑफ क्रिकेट, म्यूजिक एंड पेंटिंग फॉर चिल्ड्रेन इन हॉलीडेज. सो क्रिकेट, म्यूजिक और पेंटिंग. डिनोमिनेशन वही होता है ABCD, लेकिन ये इस टाइप के कुछ एग्जांपल्स ऐसे होते हैं कि जहाँ ये ऐसे वेरिएबल्स आप असाइन मत करो, क्योंकि क्या होता है वेरिएबल्स तो 8 होते हैं. ओके, ABCDEFG एंड N, लेकिन उतने इक्वेशंस कई बार आपको नहीं मिलते, तो वहाँ फिर आप थोड़े से फंस जाते हो. ऑफ कोर्स वो मिल सकता है, मीन्स उतना डिफिकल्ट होता नहीं है, मैनेजेबल तो आराम से होता है. तो कई बार वहाँ अगर आपने एक कॉमन पैरामीटर रखा ना, तो कई बार आपका काम आसान होता है. फॉर एग्जांपल वो इस केस में हम देखेंगे, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हु एनरोल्ड फॉर बोथ म्यूजिक एंड पेंटिंग इज 5. म्यूजिक एंड पेंटिंग, अगेन इसको हम इस प्रकार डिफाइन करेंगे. ये थोड़ा आसान बनने की मैं कोशिश करता हूँ. एंड N, म्यूजिक एंड पेंटिंग दैट इज G+E इज गोइंग टू बी 5. ठीक है,
लेकिन वो यहाँ लेते समय ये अगर मैंने इस प्रकार लिया ना तो देखो ये थोड़ा और आसान हो जाता है. आई विल टेक दिस एज x, तो ये हो जाएगा 5 माइनस एक्स. मैं दोनों एंगल से आपको बता देता हूँ, so that we will maintain all variables in only one term as x. तो फिर काम आसान हो जाएगा. साइमल्टेनियसली मैं यहाँ इक्वेशंस भी लिखूंगा और ये साइमल्टेनियसली एक ही वेरिएबल के थ्रू भी एक्सप्लेन करूंगा. नाउ नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हु एनरोल्ड फॉर ओनली की तरफ हमेशा ध्यान देना. दैट इज द क्रूशल वर्ड. ओनली पेंटिंग एंड क्रिकेट. Only painting and cricket, that is F. And for only cricket and music, that is D. Was 7 more and 4 more respectively than the number of children who enrolled for all three. Okay, तो इसका मतलब क्या हुआ? F जो है वो G से 7 से ज़्यादा है, राइट. F इज G plus 7 एंड D इज G plus 4. सो यहाँ क्या होगा? दिस विल बी x plus 7 एंड दिस विल बी x plus 4. दोनों एंगल से देखेंगे. ओके, एक बार कंडीशन केयरफुली देखना. Number of children who enrolled for only painting and cricket. Now only word is the crucial word. Only का मतलब है वहाँ वो G नहीं आएगा. It is not F and G, it is only F. It is not D and G, it is only D. Then number of children who enrolled for cricket is same as those who enrolled for more than one camp. Now more than one camp means XZ2 and XZ3. क्रिकेट के लिए क्या है? इट इज सम ऑफ ADFG. मीन्स यहाँ इक्वेशन क्या मिलेगा हमें? ADFG will be equal to DEFG. अब ये अगर आपने कंपेयर किया तो आपको मिलेगा A इज इक्वल टू E. सो ये भी मैं लिखूंगा 5 माइनस एक्स. करेक्ट है? केयरफुली देखना. सारे ये डेटा जो दिया है वो सारा हमेशा प्लॉट करना. नाउ 8 more children enrolled for music than for cricket. Okay, so music के जो students है that is BDGE, ये जो students है वो क्रिकेट से 8 से ज़्यादा है. that is ADFG plus 8. अब यहाँ देखिए G कॉमन चला गया, D कॉमन चला गया, तो B प्लस E इज इक्वल टू A प्लस F. ऐसा कुछ तो इक्वेशन आ गया. लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट अब यहाँ क्या बनेगा? ये अगर आपने ऐड किया ना, कितना आता है? x और x निकल जाएगा. तो क्रिकेट की टोटल है 2x प्लस 16, तो उसमें एक 8 ऐड कर लो. सो ये इसकी टोटल आनी चाहिए 2x प्लस 24. अब इसकी टोटल तो बन रही है x प्लस 9. मीन्स डिफरेंस जो है ये डिफरेंस यहाँ आएगा. सो दिस विल बी x प्लस 15. अब यहाँ आप कंपेयर कर लो कौन सी मेथड यहाँ आसान जा रही है. क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ क्या हो रहा है, ये जो इक्वेशन हमने यहाँ बनाया A इक्वल टू E यह हो गया, D यहाँ निकल गया, G यहाँ निकल गया. सो वी आर गेटिंग B इज इक्वल टू F प्लस 8. करेक्ट?
वही हमने यहाँ वही बनाया, b इज x प्लस 8, वही है। साइमल्टेनियसली हम कंपेयर करें a इक्वल टू e, वो हमें इस इक्वेशन से मिल गया, करेक्ट। एंड number of children who enrolled for painting was twice that of cricket. So यहाँ क्या इक्वेशन बनेगा, CFGE will be twice of ADFG। अब यहाँ फंसने की संभावना है, क्या क्या यहाँ आप इक्वेट करोगे, CFG is twice of ADFG। अब ये इक्वेशन देखो कैसे ट्विस्ट आ गया, आप इसे किस प्रकार रेफरेंस में ले सकते हो, क्या क्या सब्स्टिट्यूट करोगे। यस, ये कंडीशन देखो, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु एनरोल्ड फॉर पेंटिंग इज ट्वाइस दैट ऑफ क्रिकेट। सो पेंटिंग की जो टोटल आती है वो आती है CFG से, हाँ मीन्स उसमें FG कॉमन है, करेक्ट, FG कॉमन, लेकिन ये ट्वाइस हो गया। अब ये कैसे आप इक्वेट करोगे इक्वेशन, तो यहाँ का FG हम निकाल देंगे, एक FG तो बचेगा, A और E में से एक ही चला जाएगा, तो C इज इक्वल टू ये सारा बाकी जो मामला है ना वो बन जाएगा। एंड दैट इज द रियल ट्विस्ट। अब आप इस मेथड से सॉल्व करने में कई बार दिक्कत क्यों आती है, अब ये रीजन आपके समझ में आएगा। दैट इज द रियल रीजन। अब आ गया समझ में, ये रेगुलर जो हम ABCD से जो जनरली हम वेन डायग्राम सॉल्व करते हैं, वो अब इस केस में एक अपने आप थोड़ा वो फंस गया। मीन्स यहाँ क्या होगा, देखिए ये F और G एक कैंसिल होगा, लेकिन एक एक तो बचेगा ना, एक E बचेगा। मीन्स यहाँ ये सब सॉल्व किया तो क्या बनेगा, ये D तो ट्वाइस रहेगा, बहुत सारा ये हो जाएगा। सो C विल बी ट्वाइस ऑफ D, ये तो रहेगा, राइट, ये ट्वाइस ऑफ D। A और E ये सारे FG कैंसिल होंगे, ये इज E, सो इट इज प्लस, और ये सारा मामला रहेगा AFG। ये इस प्रकार यहाँ अपने आप में एक ट्विस्ट आ गया। लेकिन ये जो हमने यहाँ मेथड अडॉप्ट की है, अब इसके सहारे अब देखो क्या बनता है। नाउ ट्वाइस ऑफ क्रिकेट मीन्स ये हो जाएगा 4x प्लस 32। क्रिकेट के डबल, क्रिकेट की टोटल है 2x प्लस 16। अब ये C जो इक्वेशन है यहाँ हमें मिल गया, वो हम कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, ट्वाइस ऑफ D प्लस A प्लस F प्लस G, इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया वो। ओके, सो ये 8 वेरिएबल्स का जो थोड़ा सा झमेला तैयार हो गया ना, वो निपटने में यहाँ मुश्किल होगा, लेकिन ये यहाँ आसान होगा। सो 4x 32 और ये अब इसकी टोटल है, एक x कैंसिल होगा, x प्लस 12। सो बैलेंस हो गया 3x प्लस 20। सो C की वैल्यू आ गई 3x प्लस 20। अब यहाँ सबसे पहले जिसकी तरफ पहले हमारा ध्यान जाना चाहिए था, वो तो स्टेटमेंट हमने वहाँ तक अभी तक पहुँचे ही नहीं, और वो स्टेटमेंट है सबसे इम्पोर्टेंट ये। Each student participated in at least one camp। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे इम्पोर्टेंट इसका मतलब हुआ ये जो नन वाला जो सेक्शन है वो नहीं होगा।
दिस इज द मोस्ट क्रूशल पार्ट, क्योंकि ये अगर कंडीशन नहीं होती तो हमें किसी भी हालत में ये n की वैल्यू निकालनी पड़ती, और जो मुश्किल है, जो डेटा जितना उन्होंने दिया है ना, वहाँ से वो n की वैल्यू नहीं आ रही है। बट बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट हमारा एक जो बर्डन था वो निकल गया कि नन की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट मीन्स हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो कैलकुलेट ही नहीं होगा। दिस इज दैट रियल पार्ट। और ये ऐसे स्टेटमेंट्स की तरफ हमेशा आपका ध्यान होना चाहिए। मैं बार 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 यही दोहराता हूँ कि इन केस ऑफ वेन डायग्राम ऑलवेज लुक फॉर कंडीशन कि इफ देर इज सच अ स्टेटमेंट ऑफ ईच स्टूडेंट, जैसे यहाँ उन्होंने दिया है पार्टिसिपेटेड इन एटलीस्ट वन कैप, ईच स्टूडेंट प्लेज एटलीस्ट वन टाइप ऑफ गेम, ईच स्टूडेंट मीन्स वो गेम्स का है या जो भी बेवरेजेस का है या खाने पीने का अगर कोई पैरामीटर आता है, तो ईच स्टूडेंट, ये इस टाइप का अगर स्टेटमेंट वहाँ आता है तो वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इज इट क्लियर? ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसकी तरफ अब मैं हमेशा ध्यान खींचना चाहता हूँ, क्योंकि यही स्टेटमेंट्स हमें एक इम्पोर्टेंट हिंट देते हैं और वही हमारी नज़र से छूट जाते हैं। सो ये नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल निकला, प्लीज़ उसकी तरफ ज़रूर ध्यान देना। ओके, अब एक स्टेटमेंट रह गया, उसकी तरफ आते हैं। द हाइएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हु एनरोल्ड फॉर एनी वन इवेंट अलोन। इसका मतलब है ये वैल्यू इधर ए और बी और सी में से कोई तो एक हो सकती है। गॉट इट? इवेंट अलोन कहा है, अलोन फॉर एनी वन इवेंट अलोन। अदरवाइज क्या होता है, वो जो हमारा इक्वेशन बनता है ना ABCDF, उसमें वो हमेशा ABC एज ए ग्रुप दैट स्टैंड्स फॉर एग्जैक्ट वन। ओके, ये जो हमारा बेसिक इक्वेशन होता है ना, T इज सम ऑफ ABC प्लस DEF प्लस G प्लस N इस केस में नहीं है, छोड़ दो। ये ABC एज ए टोटल वो एग्जैक्ट 1 बनता है, DEF एज ए टोटल वो एग्जैक्ट 2 बनता है, एंड G इज एग्जैक्ट 3 अलोन। G मीन्स इट इज ऑल 3, करेक्ट। तो ये यहाँ उन्होंने एकदम सा क्लैरिफाई कर दिया कि the highest number of children who enrolled for any one event alone is 29. So it is either A or B or C, इनमें से किसी एक की वैल्यू 29 होनी चाहिए। अब वो किसकी हो सकती है? Is it possible with A? Now you will find 5 minus x is 29 is invalid, क्योंकि वहाँ ये पॉसिबल ही नहीं होगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निगेटिव, ये कभी नहीं हो सकता। किसी भी ह्यूमन बीइंग की क्वांटिटी निगेटिव में कभी भी हो नहीं सकती। ये मैं हमेशा मेरे लेक्चर में बताता हूँ कि ऑलवेज रिमेंबर, पर्टिकुलरली क्वांट से जो कनेक्टेड है उसमें ये हमेशा मैं बताता हूँ कि नंबर ऑफ पर्सन्स, ओके, जस्ट एक थोड़ा सा बता देता हूँ। नंबर ऑफ पर्सन्स, एज ऑफ पर्सन, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट,
amount in rupees and dimension of geometrical figure. Geometrical figure ये कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए. वो अगर नेगेटिव आने लगा तो इसका क्लियर मतलब है कि आपका इक्वेशन फॉर्मिंग कुछ तो गलत हुआ है. नंबर ऑफ पर्सन्स एंड एज ऑफ पर्सन्स कभी भी नेगेटिव नहीं आनी चाहिए. सो ये तो नहीं हो सकता. दूसरा, x प्लस 15 इज 29. तो यहाँ x की वैल्यू मिलेगी 14, लेकिन वो इस इक्वेशन में डाल दी तो फिर से इनवैलिड. तो ये भी नहीं हो सकता. सो अब हमारे पास बचा 3x plus 20 is 29. So x is 3. And now you will find this is valid for all. This is valid. So यहाँ x की वैल्यू आ गई 3, इसकी वैल्यू आ गई 29, इसकी वैल्यू आ गई 2, इसकी वैल्यू 7, इसकी वैल्यू 10, इसकी वैल्यू 18, इसकी वैल्यू 2. बस हमारा काम हो गया. एक बार वो मेन वैल्यू मिल गई और इनका जो ये था रेफरेंस वो भी क्लियर हो गया, सारा काम ये हो जाएगा. सो व्हाट इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु एनरोल्ड फॉर ऑल 3? इट इज गोइंग टू बी 3. And how many children enrolled in more than one camp? More than one camp, that is exact 2 and exact 3. So 17, 17, 2, 19, 3. So it is going to be 22. More than one camp, more than one camp, or you can say, हाँ यहाँ उन्होंने एटलीस्ट शब्द यूज नहीं किया. देखिए, they have not said एटलीस्ट वन. एटलीस्ट वन में क्या होता? एग्जैक्ट 1 प्लस एग्जैक्ट 2 प्लस एग्जैक्ट 3, ये सारा आ जाता उसमें. एटलीस्ट वन में उन्होंने कहा है मोर देन वन. मोर देन वन, इट इज स्ट्रेट अवे ग्रेटर देन 1, नॉट इक्वल टू 1. ये ऐसे जो छोटी छोटी कंडीशंस आती है ना, उनकी तरफ आप ज़रूर ध्यान देना. ये कई बार गड़बड़ हो जाती है. मीन्स आपको वो आता है, आपके माइंड में वो रजिस्टर होता है, लेकिन वो आइन वक्त पे कैलकुलेट करते समय वो गलत निकलता है. सो प्लीज़ बी केयरफुल. मोर देन वन, उसमें कहीं भी उन्होंने एटलीस्ट, ये देखिए इसमें जो था ये एटलीस्ट 1, ये थोड़ा अलग रेफरेंस में है, लेकिन क्वेश्चन read it carefully. They have not asked for at least one camp. At least one camp means वो सारी टोटल आ जाती है. ओके, अब वो टोटल भी निकालेंगे. वो क्या है? 7, 9, 3, 12, 10, 22 आणि 29, 51, 2, 53 आणि 18. सो टोटल इज 71. करेक्ट. ये 7 है ना, 7, 2, 9, 3, 12 और ये 10, ये हो गए 22, 10, 3, 13, 15, 29, ये हो गए 44, 7, 3, 10, 12, 18, ये हो गए 40. बट द टोटल इज 71. These are some really useful and important questions. They were asked in some or the other exams. ये जस्ट इतना ही मैं बताना चाहता हूँ. बट दे आर गुड फॉर प्रैक्टिस, डेफिनेटली गुड फॉर प्रैक्टिस. ओके, सो वी विल कंक्लूड ओवर हियर. आज का टॉपिक है नो, दिवाली का भी माहौल है. सो आप लोग अच्छी तरह से दिवाली एंजॉय करो. यू शुड हैव अ हैप्पी एंड प्रॉस्परस दिवाली एज वेल एज अ सेफ दिवाली. ओके, थैंक यू.